अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ मी निसार एंड यू आर वाचिंग निसार एमएलटी डी व्यूअर। आज मैं आपको हीमोस्टेसिस के बारे में बताऊंगा कि हीमोस्टेसिस हमारे पास क्या है और इसके अंदर जितने स्टेजेस आते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हीमोस्टेसिस, द टर्म हीमोस्टेसिस मीन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। आर हमारे पास हीमोस्टेसिस वो है, हीमोस्टेसिस का टर्म इसलिए यूज़ किया जाता है किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। मिसाल तौर किसी जगह से हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के बाहर ब्लीडिंग हो रही है और इस ब्लड की जो ब्लड लॉस है इसको अगर प्रिवेंट किया जाए तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? हीमोस्टेसिस। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कुछ स्टेजेस होते हैं, प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आगे पढ़ते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम इसकी इस तरह कर सकते हैं कि हीमोस्टेसिस इज डिफाइंड इज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। कि हमारे पास किसी जगह पे इंजरी हो चुकी है तो इसके स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग जो है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, हम उसको उसको स्टॉप करते हैं। वो ब्लीडिंग जब स्टॉप हो जाती है तो इस प्रोसेस को हीमोस्टेसिस कहते हैं कि इस प्रोसेस के तहत ये ब्लड का क्या हो गया? स्टॉप हो गया। इस प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे है तीसरे नंबर पॉइंट पे कि व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड, जब हमारे पास किसी ब्लड वेसल के अंदर इंजरी आ जाती है, द इंजरी इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास जो इंजरी हो चुकी है इसके अंदर बड़े बहुत से रिएक्शंस होते हैं रिजल्टिंग इन हीमोस्टेसिस, जो कि बाद में इसकी रिजल्ट हमारे पास क्या आती है? हीमोस्टेसिस। वो ब्लड लॉस जो है वो प्रिवेंट हो जाता है और स्टॉप हो जाता है। The more badly damaged the vessel's wall is, the faster the coagulation begin, sometimes as quickly as 15 seconds after injury। अच्छा, इस बात को आपने समझना है कि हमारे पास जितनी भी जो वेसल्स है इसके अंदर जितनी बेडली डैमेज हो जाती है, मतलब जो वेसल बुरी तरह इंजरी हो जाती है, इसके अंदर कुछ कट लगता है या मतलब उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जितनी बेड तरीके से बेडली डैमेज हो जाता है वो इतनी ही तेज़ी से वो क्या करता है? इसकी कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी इसकी कोगुलेशन इतनी जल्दी होती है जिस तरह कि एज क्विकली एज 15 सेकंड आफ्टर इंजरी द कोगुलेशन बिगिन, कि कभी कभार 15 सेकंड के अंदर ही कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर इसकी स्टेजेस की तरफ आते हैं कि हमारे पास कोगुलेशन की कौन सी स्टेजेस है। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास है वेजो कंस्ट्रक्शन। तो वेजो कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं कि व्हेन platelets come into contact with a damaged blood vessel, their surface becomes sticky and they adhere to the damaged wall। अच्छा, व्हेन प्लेटलेट्स कम इनटू कंटेक्ट, जब हमारे पास वो उस जगह पे जहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास डैमेज आ चुकी है, वो ब्लीडिंग कर रहा है इंटरनल, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो आता है हमारे पास वही भी उस सरफेस से चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वो डैमेज वाल जो है उस पे चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद क्या होता है? दे देन रिलीज सेरोटोनिन विच कंस्ट्रक्ट द वेसल रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग ब्लड फ्लो थ्रू इट। अच्छा, जब डैमेज जो ब्लड वेसल के वाल्व होते हैं उस पर वो चिपक जाते हैं, उसके बाद हमारे पास ये प्लेटलेट्स जो है ये क्या करता है? ये एक केमिकल सेक्रेट रिलीज़ करता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, विच कंस्ट्रक्ट नैरो, जो कि हमारे पास क्या करता है? नैरो स्ट्रक्चर बना देता है वेसल की, मतलब तंग करता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो, रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग ब्लड फ्लो थ्रू इट, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड फ्लो वेसल से हो रही थी तो वो या तो रिड्यूस होती है, कम हो जाती है, या स्टॉप हो जाती है उस वेसल से। अच्छा, नंबर 2 पे है हमारे पास स्टेजेस ऑफ कोगुलेशन के अंदर के प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी बॉडी के अंदर या बाहर कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स प्लग शुरू होना हो जाता है। प्लग जो है अपना प्लेटलेट्स प्लग शुरू होता है उधर पे। एक है सेकेंडरी और एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन। तो जो पहले बनता है उसको हम प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी। तो यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। द एडहेरेंट प्लेटलेट्स क्लम्प टू ईच अदर एंड देन रिलीज अदर सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स टू द साइड। अच्छा, जो प्लेटलेट्स उधर पे क्लम्पिंग करता है, उधर पे जमा हो जाते हैं, तो वो एक केमिकल सब्सटेंस हमारे पास क्या करता है? सेक्रेट करता है, रिलीज अदर सब्सटेंस
विच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स टू द साइट। तो उस जो सब्सटेंस उसने सक्रीट की, उसने रिलीज़ की, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो और प्लेटलेट्स है वो उस इंजर्ड साइट पे हमारे पास क्या हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, पासिंग प्लेटलेट्स स्टिक टू दोज ऑलरेडी एट द डैमेज वेसल लाइन दे टू रिलीज देयर केमिकल। अच्छा, जो प्लेटलेट्स बाद में आते हैं और वहाँ पे क्लम्पिंग करते हैं और स्टिक मतलब वहाँ पे चिपक जाते हैं, तो उसके बाद वो डैमेज वेसल वाल जो है वो क्या करता है कि ऑलरेडी एट द डैमेज वेसल वॉल दे टू रिलीज देयर केमिकल। जो प्लेट्स बाद में आते हैं और वहाँ पे चिपक जाते हैं वो और केमिकल रिलीज करते हैं। Many platelets rapidly arrive at the site of vascular damage and quickly from a temporary seal। अच्छा, बहुत से प्लेटलेट्स जल्दी से उस साइट पे आते हैं जहाँ पे वो वस्कुलर डैमेज हो चुका होता है, वहाँ पे इन क्विकली फॉर्म टेम्परेरी सील, और वहाँ पे प्लेटलेट्स प्लग बना देता है। प्लेटलेट्स प्लग जब बनता है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन इज यूजुअली कंप्लीट विद इन 6 मिनट ऑफ इंजरी। अच्छा, जब इंजरी होती है तो उसके तकरीबन 6 मिनट बाद, विद इन 6 मिनट के अंदर ही वहाँ पे प्लेटेड प्लग फॉर्मेशन है हमारे पास, वो कंप्लीट होती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ये जो हमने पढ़ लिया कि 15 सेकंड्स के अंदर या 6 मिनट के अंदर ये इंजरी क्या होती है, ये मतलब कवर हो जाती है, इससे ब्लीडिंग नहीं होती। ये बेसिकली हम नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, अगर वो पेशेंट्स अगर आप देखें जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, जो ग्लूकोज इसके हाई होते हैं, जो शुगर की बीमार और मरीज़ होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन ये बहुत ये 6 मिनट के अंदर फिर नहीं बनता, ये बड़ा टाइम लेता है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उसके ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है वो आसानी से नहीं होती। तो हम ये नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि 6 मिनट के अंदर अंदर ही हमारे पास एक नॉर्मल बंदे की जो ब्लीडिंग है, जो इंजरी हो चुकी है, वो इसके ऊपर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है। लेकिन शुगर के जो पेशेंट्स है उसके अंदर ये प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होती। अच्छा, आगे चलते हैं। तीसरे पॉइंट पे है कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग। लास्ट नंबर अगर ये देखें आप कोगुलेशन, तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस एंड फ्यू स्टेजेस आर इंक्लूडेड हियर। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। दिस क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट ईच अदर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। हमारे पास कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो कि जब जहाँ पे इंजरी हो चुकी है उसको स्टॉप करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर एक्टिवेट करते हैं। जिस एक जो है क्लॉटिंग फैक्टर वो दूसरे को कहते हैं कि ये काम अभी आपने ये क्या करना है, आपने ये काम करने के ब्लड स्टॉप करना है। दूसरा फिर तीसरी को, तीसरा फिर चौथी जो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर इसको एक्टिवेट करता है। इस तरह ये प्रोसेस एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर चलता है, इवेंचुअली resulting in the formation of prothrombin activator which is the first step in the final common pathway। जो फाइनल हमारे पास जब प्लेटलेट प्लग बनता है और कोगुलेशन होती है, तो उसके में सबसे पहले जो स्टेप है वो है कि हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट द एंजाइम थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास जो है जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो वो हमारे पास क्या करते हैं, जो थ्रोम्बिन एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है, विच कन्वर्ट इन एक्टिव फिब्रिनोजन टू इनसॉल्युबल थ्रेड ऑफ फिब्रिन। जो कि हमारे पास जो इनएक्टिव फिब्रिनोजन है उसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, फिब्रिन की थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। और इस क्लॉटिंग प्रोसीड, जिस तरह ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म आगे प्रोसीड होता है, द प्लेटलेट्स प्लग इज प्रोग्रेसिवली स्टेबलाइज। जो प्लेटलेट्स प्लग होता है ये हमारे पास स्टेबलाइज होता है वक्त के साथ साथ, मतलब वो ब्लीडिंग जो है मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है वहाँ पे जो प्लग बनता है। उसके बाद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फिब्रिन लेट डाउन इन द 3 डायमेंशनल मेशवर्क विद इन इट। अच्छा, जब ये स्टेबलाइज होते हैं तो वहाँ पे इंक्रीज अमाउंट ऑफ पेब्रिन जो है हमारे पास नीचे बैठ जाते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं, और ये एक मेशवर्क बना देता है उसके अंदर। इसके एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर हमारे पास जो ये है, ये दोनों क्या है, प्लेटलेट्स है। अच्छा, इसके बाद ये आपको जो बड़ा वाला येलो कलर के अंदर ये नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक ग्राफ है जो कि हमारे पास क्या है, वाइट ब्लड सेल है। ये जो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली हमारे पास फिब्रिन स्ट्रैंड है। तो इस फिब्रिन ये जो है हमारे पास ये क्या करता है, फिर ये कोगुलेशन के बाद यहाँ पे क्या होती है, जो ब्लीडिंग कोगुलेशन होती है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो फर्दर स्टेबलाइज होते हैं। और ये छोटे छोटे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमारे पास जो रेड सेल है ये भी इसके अंदर है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ ब्लड क्लॉट, ये हमारे पास जो इमेज है एक्चुअली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, शोइंग द फिब्रिन मेशवर्क पिंक स्ट्रेन रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल, जिसको हमने पिंक स्ट्रेट पे क्या किया है,
शोइंग द फेब्रिन मेशवर्क फिंग स्ट्रेन रेड ब्लड सेल। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को मतलब ये कह रहा है कि वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स और जो रेड ब्लड सेल है ये क्या है, ये नज़र आ रही है इस मेशवर्क के अंदर। तो हमारे पास ये क्या कोगुलेशन हो चुकी है, या फिर ये मेशवर्क आप लोगों की दिखाई दे रहा है कि जिसके अंदर ये प्लेट्स क्या ये एक दूसरे से ढेर हो जाते हैं, स्टेकी होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अच्छा, क्या होते हैं ये ब्लड। इमेज आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास कुछ क्लटिंग पिक्चर्स है। नंबर फर्स्ट पे है पेब्रेनोजन, नंबर सेकंड पे है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन, नंबर थर्ड पे है, थर्ड नंबर हमारे पास है टिश्यू फैक्टर जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। एक है हमारे पास कैल्शियम, एक है लेबाइल फैक्टर प्रो एक्सेलरेन एसी ग्लोबुलिन, एक है हमारे पास स्टेबल फैक्टर एंड उसके अंदर एक दूसरा है फ्रो कन्वर्टीन है। अच्छा, एक है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जिसको हम शॉर्टली ए जी भी कहते हैं, और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है भी है, ये भी हमारे पास एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ये है क्रिसमस फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट जिसको पीटीए शॉर्टली कहते हैं, और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी है। स्टुअर्ट फ्लोर फैक्टर है हमारे पास, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेरिन जिसको हम आल्सो इसको ये कहते हैं कि हमारे पास ये शॉर्टली पीटीए हम इसको कहते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, फैक्टर ए यहाँ पे हमने देख लिया, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर में आता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है सी तक। अच्छा, एक है हमारे पास जो हेजमेन फैक्टर या इसको आप हैगमेन फैक्टर भी कहते हैं। लास्ट नंबर पे है पेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सारे जो आपको दिखाई दे रही है हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर जो कि कोगुलेशन में हमारे पास क्या है करते हैं, हेल्प करते हैं। देयर इज़ नो फैक्टर, लास्ट नंबर यहाँ पे देयर इज़ नो फैक्टर। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए लास्ट लाइन के अंदर ये उन्होंने लिखा है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फैक्टर 2, फैक्टर 6, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। हमारे पास जो विटामिन के है बेसिकली ये इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2 कौन है, फ्रुथराम्बिन की सिंथेसिस में हमारे पास विटामिन के इन्वॉल्व होते हैं। फैक्टर 6 में हमारे पास हम क्या है स्टेबल फैक्टर है, प्रो कन्वर्टिन है, इसके सिंथेसिस के लिए भी विटामिन के की ज़रूरत होती है। एक है हमारे पास 8 क्रेसमिस फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट पीटीए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 20 के फॉर्मेशन की भी सिंथेसिस के लिए भी हमारे पास क्या होती है विटामिन के की ज़रूरत होती है। और जो 9 नंबर है स्टुअर्ट फ्लोर फैक्टर, इसकी फॉर्मेशन के लिए या सिंथेसिस के लिए भी हमारे पास विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो डियर व्यूवर, ये था आज का टॉपिक। अगर इसी टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।